टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नई सुबह का आगाज़ इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। हमने सोचा कि आज सुबह सुबह क्यों ना हम एक अच्छे मैसेज से शुरुआत करें, एक ऐसा मैसेज हम आपको दें जो हम काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सब से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो की कैंपेन जो है वो चल रही है। हम शोज़ भी करते हैं, इस पर हमारी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि इसको सीरियसली लीजिए प्लीज़। कोई भी बच्चा पोलियो की 2 बूंद से गाफिल ना रह जाए, कोई भी बच्चा रह ना जाए। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है। आज हमारे साथ पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर नवाज़ गाहो। आइए चल के उनसे बात करते हैं और थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। सुबह सुबह हमने आपको बुलाया और आप आ गए, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं पोलियो की कैंपेन चल रही है, गवर्नमेंट बार बार अनाउंस कर रही है कि बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाइए। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप हमें बताइए इस बारे में कि पोलियो क्या बीमारी है और ये कैसे बच्चों को लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा। सबसे पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा स्टार्ट करने से बात करूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जिस मकसद के लिए हम 25 साल की एक जंग लड़ रहे थे पोलियो ख़त्म करने के लिए, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम शायद अब उसको तकमील तक पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सिर्फ हमें एक केस मिला है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दिस विल बी द लास्ट ईयर ऑफ दिस डिजीज़। जो आपने बात कही है और उस हवाले से इस जंग में बहुत सारी हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारे डॉक्टर्स ने, LHVs ने, सब ने कुर्बानी दी हैं। और कोई भी मकसद, कोई भी जंग कुर्बानी के बगैर इंसान नहीं जीत सकता। बिल्कुल। तो बट वी आर फीलिंग प्राउड कि आज हम उस मकसद में हासिल करने में कामयाब हुए हैं और उसमें आप लोगों का मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन रहा और हमारी टीम जो मिल के काम किया उनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो कि थ्रू द ओरोफिकल रूट, खाने पीने के चीज़ों से या मुख्तलिफ गंदगी के चीज़ों से या इवन किसी न किसी तरीके से बॉडी में इंटर हो जाता है। तो हमारा जो गैस्ट्रो GIT का सिस्टम है उसको ये इन्वॉल्व करता है और वहाँ से मुख्तलिफ आर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। जिस तरह से आप समझें कि ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसको इन्वॉल्व कर लेता है, स्पाइनल कार्ड को इन्वॉल्व करता है। इसी तरह से ये मेडुला जो हमारा एक हिस्सा है ब्रेन का उसको इन्वॉल्व करता है। इसकी जो ख़तरनाक पिक्चर होती है वो ये होती है कि ये पैरालाइज कर लेता है, बच्चों को अपाहिज कर लेता है, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो पैरालाइसिस नहीं होता, लेकिन उसमें शुरू में नज़ला ज़ुकाम खांसी का होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ बॉडी एक शुरू हो जाता है और आफ्टर 6-7 डेज़ के बाद आहिस्ते आहिस्ते बच्चा महसूस करता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, एब्नॉर्मल स्टूल पास होना शुरू हो जाते हैं, GIT डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लोअर लिम्स में वीकनेस शुरू हो जाती है। अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें तो जिसको हम पैरालाइटिक पोलियो कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भाई पैरालाइज हो गया, उसकी लोअर लिम्स या लिम्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी वेस्टिंग ऑफ मसल शुरू हो जाती है। प्रोग्रेसिवली आहिस्ते आहिस्ते असेंडिंग में वो आना शुरू हो जाता है, जैसे टांगों से शुरू हुआ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ होती है कि गर्दन तोड़ बुखार भी कर लेता है। अगर गर्दन तोड़ बुखार हो गया तो बच्चा बेहोश हो जाता है और उसमें हमें फिर उसको डायग्नोज करना पड़ता है कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, ये पोलियो की वजह से हुआ है। बेसिकली कोई ख़ास नॉर्मल टेस्ट नहीं, जैसे टाइफाइड की टेस्ट होती है, ये आम टेस्ट पे ऐसी नहीं है जिसमें हम डायग्नोज कर सकें कि ये पोलियो है। इसलिए इसको हमें जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं या एक्सपर्ट टीम होती है जो पोलियो को, वही क्लिनिकल डायग्नोज करती है कि इस बच्चे को पोलियो है या नहीं। उसके बाद फिर उसको कन्फर्म करने के लिए उसका स्टूल DR, उसका ब्लड का सैंपल, उसका अगर खुदा न खासा गर्दन तोड़ बुखार की है तो जो स्पाइनल फ्लूइड जो होती है CSF जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो स्टार्ट उसको डायग्नोज करने के कौन से टाइप के, क्योंकि 3-4 किस्म के, सिम्प्टोमेटिक है, पैरालाइटिक है, नॉन पैरालाइटिक, बहुत सारे किस्म है इसके। लेकिन ओवरऑल हर किस्म का अपना अपना कोई ना कोई
डिसास्टर है जिसमें हम बच्चे को समझो यूँ कि 100 में से 15 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि जानलेवा भी साबित हो जी, सकता बिल्कुल। है, और ये तो हम सब जानते हैं कि ये लाइलाज मर्ज है, और ये देखिए कितने खतरे की बात है कि ये जानलेवा भी साबित हो बिल्कुल। सकता है। तो 10% इसकी मोर्टलिटी है और 15% तो पैरालाइटिस हो जाता है और परमानेंट पैरालाइसिस होता है। ऐसा नहीं कि वो रिवर्सिबल पैरालाइसिस है। अगर अर्ली डायग्नोज ना हो जाए, प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट ना मिल जाए, या उसने बिल्कुल पोलियो नहीं पिया हुआ है, कम से कम आप, मैं पेरेंट्स के बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को शुरुआत के जो 2-3 डोजेज़ मिलते हैं उसमें उसकी 90% इम्यूनिटी आ जाती है। हम बाकी जो पोलियो पिला रहे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, वो बूस्टर डोज कहलाता है। बूस्टर डोज कहलाते हैं, जो हम बार बार पिलाते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम ना हो जाए। क्योंकि एज वाइज जैसे हम वैक्सीनेशन कोई भी करवाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी जो है आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई, अब हो सकता है आगे चल के हमें बूस्टर लगाना पड़े, और लगवाने पड़ रहे हैं, लगवा जी, रहे हैं लोग, बिल्कुल। जिनको 6 महीने हो चुके इसी हैं तरह से वो हम लगा फ्लू रहे की हैं। वैक्सीन हर साल करवाते हैं जस्ट टू बूस्ट अप। तो ये पोलियो जो हम बार बार पिला रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम ये जो पोलियो पिया हुआ है उसकी इम्यूनिटी अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में जो मुख्तलिफ इसके वेरिएंट आ रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, प्रोवाइल्ड पोलियो, बहुत सारे इसके अकसाम आ रहे हैं, नई नई रूप में ये पोलियो आ रहा जैसे है। जैसे वक्त गुजर रहा है वायरसेस भी जो है वो स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको इसीलिए बूस्टर हम डोज जो है चाहिए। इसको बार बार जो अपनी कैंपेन चलाते हैं, अभी भी चल रही है माशाल्लाह 13 तारीख 17 तारीख तक। तो मैं लोगों से कहूँगा कि अपने बच्चों को जो अंडर 5 ईयर्स हैं उनको ज़रूर पोलियो पिलाएं, और ये इस एक ही वैक्सीनेशन है जिससे हम पोलियो से बच सकते हैं। पोलियो से बच सकते हैं, और कोई वैक्सीन ही हमारा इसका हल है। अगर आप पोलियो से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, जो कि यकीनन मैं कहूँगी ये हर बच्चे का हक है पोलियो के कतरे पीना, तो प्लीज़ कोई कोताही ना बरती। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, घर में जो भी है बड़ा कोई, उनके साथ बच्चों को भेजिए, लेकिन पोलियो के कतरे लाजमी पिलाइए। इसके सेंटर्स भी मौजूद हैं डॉक्टर साहब हर इलाके में? बहुत ज़्यादा, इतना है कि आप गवर्नमेंट के सेंटर्स तो हर जगह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो पोलियो पिला रहे हैं, लेकिन हमारी टीम्स घर तक डोर टू डोर स्टेप जा रही है। सही। और वो पेरेंट्स के लिए एक असेस है कि भाई वो वहाँ पर घर तक पहुँचते हैं, और मेरे ख्याल में कि ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप है। डॉक्टर साहब, आपने जो टीम की बात की, मुझे बताइए कि ये टीम कितनी प्रोफेशनल होती है, क्योंकि लोग अक्सर जो है वो खौफ में मुब्तला होते हैं, उनको बुलाते नहीं हैं घर पे। इसके बारे में बताइए प्लीज़ ज़रा। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। हमारे पास प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब वो गवर्नमेंट वाले आए थे लेकिन हमने नहीं पिलाया। जी जी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सच्ची बात तो ये है कि सबसे फ्रेश पोलियो गवर्नमेंट वालों के पास होता है, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट की टीम होती है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी MR की कैंपेन चली थी वैक्सीनेशन की, तो उसमें सबसे पहले ट्रेंड किया गया, डॉक्टर्स को ट्रेंड किया गया, लगाने वालों को ट्रेंड किया गया, उनको कई जगहों पे उनको जो है मुख्तलिफ ट्रायल से गुजार के उसको कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई कि इस तरह से इंजेक्शन लगानी। इसी तरह से पोलियो के वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि पोलियो किस तरह से पिलाना है, उसको मेंटेन कैसे करते हैं। उसके अंदर एक VVM कहते हैं उसको, जो वैक्सीन वैलिडिटी जो उसमें सिम्टम होता है, उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि पोलियो कितना एफिशिएंट है, कितना इफ़ेक्टिव है। तो ये हमारे पास जो लोग जिसको हम हेल्थ वर्कर्स कहते हैं, ये बिल्कुल बाकायदा से एक सिस्टम में उनको पोलियो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनके पास कूलिंग स्टोरेज तमाम बेहतरीन तरीके से होता है। स्टोरेज बॉक्सेस, कूल स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, हर तरह से उनके जो है टेम्परेचर मेंटेन होता है, और हमारा एक सुपरवाइज़र्स होता है जो इन चीज़ को चेक किया जाता है। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में ये शक शुबात हैं कि ये लोग ट्रेन नहीं होते हैं या ये पता नहीं सही पोलियो पिला रहे हैं नहीं पिला रहे हैं, तो इसमें कोई इसी परेशानी की बात नहीं है। ये बिल्कुल ट्रेंड लोग हैं, और इनके पास जो पोलियो है वो 100% मैं कहूँगा फ्रेश पोलियो है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ खुदा न खास्ता कि कभी कह सकें कि फ़िलहाल सेंटर से कोई एक्सपायर्ड पोलियो निकला या इस तरह कोई चीज़ हुई, जिनकी मॉनिटरिंग होती है। और ये तमाम जो वर्कर्स होते हैं ये वैक्सीनेटेड हैं कोविड वैक्सीन से? ये तो मैंडेटरी हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ये मैंडेटरी है, बिल्कुल। तो आप लोगों को इस हवाले से डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आया ये वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है। तमाम पोलियो वर्कर्स जो आपके घरों पे आते हैं पोलियो के ख़तरे पिलाने के लिए, आपके बच्चों को वो वैक्सीनेटेड होते हैं। और सोचें वो कितनी मेहनत करते हैं कि वो घर घर जाके बेल बजाते हैं और फिर हमारा इतना बुरा बिहेवियर भी जो है वो टॉलरेट करते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर हम अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाएं ना, कि अगला बंदा हमारे बच्चे को पोलियो के ख़तरे पिलाने के लिए आ रहा है। मज़ीद इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पोलियो के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 1166 हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस पे कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मज़ीद आप मुझे बताएंगे पोलियो के हवाले से कि
इस बीमारी में और मज़ीद, यानी कि ये किस तरह से फैलती है, आम किन जगहों से ये अक्सर अटैक देखो कर इसका सकती है, किस मैंने तरह आपसे से अटैक और करती फिक्र, है? जैसे खुदा न खास्ता किसी, इसमें 95% हमारे पास जो पोलियो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। न पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों को पोलियो है, न जो है वो बच्चों को पता होता है कि इनको पोलियो है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब पोलियो का वायरस मौजूद होता है बॉडी में। फिर वो बच्चा जब कहीं कहीं स्टूल पास करता है, वो वहाँ से सही नमूने से उसका वेस्टेज नहीं होता है, तो वो हवा में शामिल हो जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से वो मल्टीप्लाई होते होते उसके वायरस बहुत सारे लातादाद क्वांटिटी में फैलना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये छींकने से, आपके भी अगर झूठा आपने पानी पे झूठा स्पून यूज़ किया तो उससे भी फैलता है देखो ये? इसको ओरोफिकल रूट कहते हैं। ओरल तरीके से भी जा सकता है और थ्रोट के थ्रू भी जा सकता है। और खुदा न खास्ता ये जो अनहाइजीनिक फूड वगैरह हम खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं, सीवरेज का पानी कभी मिक्सअप हो जाता है, या गंदगी वाला कोई सी जगह पे आपने कोई बगैर हाथ धोए किसी चीज़ को टच कर दिया, फिर बगैर हाथ धोए खाना खा लिया, उससे भी ये लग सकता है। सही, तो आपको प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का भी, अपने बच्चों का भी। हम सबकी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के 2 बूंद ज़रूर पिलाइए और गवर्नमेंट का इसमें साथ दीजिए। अपने बच्चों को महफूज हाथों में रखिए ताकि हम पाकिस्तान को पोलियो से महफूज रख सकें हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक केस निकला है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो एक केस भी जो है वो ना हो, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है, हमें यकीन है कि आप भी हमारा इस मुहिम में साथ देंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अवेयरनेस दी पोलियो के हवाले से। आपने कोई मैसेज भी देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे पास जो है सिर्फ पोलियो के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनके लिए हमारे पास जो है वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईपीए के थ्रू 11-12 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीनेशन हमें मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम परचेज़ करें तो बहुत ज़्यादा उसमें ख़र्चा हो सकता है, 10 से 12 हज़ार पर डोज़ हमारा खर्चा हो सकता है। लेकिन इसमें डायरिया की वैक्सीनेशन है, नमूनिया की है, BCG से लेके बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं। तो लोग गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन से घबराएं ना, और ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस होती हैं, चीज़ें वो करवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने बच्चों। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं दोबारा से एक बार फिर से अपने तमाम भाई बहनों से, माँ बाप से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाइए। और बलोची पे भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी अपने बलोची भाई बहनों से, मेरी दरख्वास्त है कि चुखाड़ पोलियो ख़तरों पे आज। बहुत बहुत शुक्रिया, एक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास, जिनसे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। आयशा, मुझे ये बताइए कि आपने सुन तो लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं आज प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस पे, तो मसला कहाँ आता है कि हम वर्कआउट नहीं करते या हम सही से डाइट नहीं करते? दोनों में इस तरह से कि प्रेगनेंसी और जो वो वाला वक्त होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद वाला जो शुरू के 6 वीक्स होते हैं, उसमें हमारा वेट लॉस हो जाता है और हम बड़ा अच्छा और बड़ा लाइट भी फील कर रहे होते हैं यार, वी से कि वाओ, मतलब हमारा वेट लॉस हो गया। और वो एक नेचुरल है क्योंकि वो बेबी पूरा डिलीवर हो जाता है, तो वाटर लॉस भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो वही एक वेट लॉस होता है जो एक नेचुरल वेट लॉस होता है। लेकिन आयशा 6 वीक्स में तो फिर आपको ये भी कहते हैं ना कि आप ये भी खाएं, तो देसी घी भी खाएं, तो खिलाई पिलाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको लगता है कि 6 महीने में वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोग तो मोटे हो जाते हैं। और नहीं, कुछ लोग मोटे होते हैं, लेकिन वो जो आपने गेन किया होता है 9 मंथ्स के अंदर, वो जो बेबी फैट होता है सारा, वो आपने डिलीवरी के बाद उस टाइम पे आप लूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ 5-6 किलो आप लूज़ करते हैं, फिर आपको खिलाया जाता है और पंजीरियाँ और सारी चीज़ें। अब वहाँ पे आपका मिस्टेक क्या आता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपके जो घर के बुज़ुर्ग भी होते हैं और फैमिली वाले, और वो ये कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हें अभी बहुत खाने पीने की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत आराम करने की ज़रूरत है, और तुम्हें बहुत अपना सेहत का ध्यान करने की ज़रूरत है, ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो बच्चा जब 1.5 साल का हो रहा है या 2 साल का हो रहा है तो तब आती हैं कि वो डॉक्टर आयशा आप मेरे लिए अच्छा सा डाइट प्लान डिज़ाइन कर दें। तो वाई डू यू टेक सच अ लॉन्ग टाइम कि आपका बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो गया, आप जब तक सोच में पड़ी नहीं और अब आप आई हैं, अब आपको फ़िक्र हो रही है, आपका वेट 80 किलो 90 किलो तक पहुँचा हुआ है।
6 वीक्स हैं जिसमें आपने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, ख्याल किया, बच्चा भी जगा रहा होता है, आप मदर बेबी एक रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, फिर आपने डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ध्यान करना है। कुछ भी आप नहीं कर सकते, आप वॉक ज़रूर कर सकते हैं। जिस वक्त आपका बच्चा थोड़ा आपके कंफर्टेबल फेज़ में है, सो रहा है, आप ध्यान करें। दूसरी मिस्टेक ये होती है पानी पीना छोड़ देते हैं। अच्छा, वॉक आपने कहा कर सकते हैं, जिनका सी सेक्शन होता है तो वो भी कर सकते हैं। सी सेक्शन के लिए भी ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब जो सी सेक्शंस हो रहे हैं उसमें तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा एक डॉक्टर आती है जो आपको एक सेशन देती है 15 मिनट्स का। सेकेंड डे ही तो वो आपको शार दिला देती है ताकि आप बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करें, साफ सुथरा चलना फिरना शुरू करा देते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप, और वॉक का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई 40 मिनट्स की वॉक एकदम शुरू करनी है, 5-5 मिनट करके वो वॉक कराई जाती है। मिस्टेक होती है कि पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एक काम ये जहन में रखें कि जहाँ पे आपने बेबी का वाटर रखा हुआ है उसके साथ ही अपनी वाटर की बोतल रखें, ताकि आपको भूले ही नहीं कि जैसे आपने अपने बच्चे को पानी ज़रूर पिलाना है वैसे आपने पानी ज़रूर पीना है। ये आयशा बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि हमारे यहाँ मिथ है जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसको कहते हैं कि पानी नहीं दे, बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है इतनी पानी की, आप पानी क्यों पिला रहे हैं। दूसरी बात ये मैंने खुद देखा है, ये बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ बेबी हुआ उसके बाद नहीं पानी नहीं पीना, आपने सिर्फ 1 घूंट लो या 2 घूंट लो या सिर्फ उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना, पेट निकल आएगा। पेट निकल आएगा, तो ये मिथ है। हाँ, ये मिथ है इसलिए क्योंकि ठंडा पानी नहीं लेना, आपको वार्म वाटर लेना है। और उसमें भी अगर आप जो हमारी बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिसमें ज़ीरा है, जिसमें दार चीनी है, घर के अंदर मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, उसको आप बॉयल करके ले लें। सौंफ का पानी ये खुद पका के अगर माँ लेती है तो वो खुद ब खुद बेबी फीड के ज़रिए बच्चे के अंदर जाएगा, तो वो बच्चे को भी सारी न्यूट्रास्यूटिकल्स मिल रही हैं। अच्छा, बेबी फीड इससे बहुत अच्छी होती है, मदर की फीड बढ़ती है तो वो बेबी फीड में भी बहुत फ़ायदा होता है। इससे आपका पेट वापस अपनी जगह पे बहुत अच्छा आता है। आपने वार्म वाटर कहा कि हम रूम टेम्परेचर वाटर ले सकते हैं गर्मियों में, अगर जुलाई और गर्मियों में है, हाँ, गर्मियों के अंदर तो रूम वाटर जो है रूम टेम्परेचर वाला चलेगा, लेकिन सर्दियों के अंदर आप उसको गर्म करें क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। और जिन औरतों का सी सेक्शन नहीं हुआ है वो क्रंचेस करना शुरू कर दें। जैसे ये मैथ्स हमारे पास है, नीचे बिल्कुल लेट गए और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल फ्लैट नीचे लेट के अपने टांगों को मोड़ लिया, फिर सर के नीचे हाथ रख के और अपने घुटनों को वो टच करें 10 टाइम्स सुबह, 10 टाइम्स दोपहर, तो पेट बहुत जल्दी सेटल होना शुरू कर देता है। इशू पेट का ही होता है। हाँ, आपकी अब्डोमेन का ही जो इशू होता है, और अगर हम क्रंचेस कर सकते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि नॉर्मल अगर आपकी डिलीवरी है तो आप क्रंचेस करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनाब, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी आपकी फेवरेट, हम सब की फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर बिल्कीस ने। अब मैं उनसे सवाल करूंगी कि भाई नेचुरोपैथ के थ्रू बताइए कि प्रेगनेंसी के बाद हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, नेचुरोपैथी में सबसे पहले जो मतलब एक मेरी दोस्त थी सिंधी, उन्होंने मुझे बताया कि पेट कैसे कम करते हैं, और आप यकीन करें मैंने जब बोलना शुरू किया लोगों को बताया, हालांकि इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस आज तक नहीं मिले। सबसे पहले दांत भींच के पानी पीना। दांत भींच के, मतलब दांत बंद करके? हाँ, 40 महीने का जो पीरियड होता है, 40 दिन का जो पीरियड होता है, उसमें आप पानी पिएं, और जो पानी पिएं उसमें आपने क्या करना है, आपने 1.5 लीटर पानी में पिंच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच जौ डालनी है, सही है, और उसको उबालना है। उबालने के बाद जब वो उबल रहा हो तो उसमें जैसे पकड़ के ना सफ़ेद ज़ीरा डालना है, ठीक है, उसको ढक के आप रख दें, एक बॉयल आ जाए ढक के रख दें। अब ये पानी आपने पूरा दिन पीना है, मगर जब पानी पीना है उसमें दांत बंद करके पीना है। और आप यकीन करें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली पड़ा। उसके इस तरह के कुछ टोटके हाँ, होते हैं जो वाकई मैंने ये असर करते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत ये ज़रूर हमारी नानी दादी के ज़माने का टोटका होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बिल्कीस, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अजवाइन का पानी पीने से गुर्दों में तकलीफ हो जाती है या उनको नहीं सूट करता। पिंच हमारे यहाँ जड़ी बूटियों के साथ क्या करते हैं, बता दिया सौंफ है तो ये मुट्ठी भरा डाल दिया, हाँ, उसकी कोई भी वो मकदार नहीं है। नहीं होती। मैंने कहा पिंच अजवाइन, 1 चम्मच जौ,
1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 1 चुटकी अजवाइन और हाँ, 1 एक चम्मच जौ, खाने वाला चम्मच, टेबल स्पून या टी टेबल टेबल स्पून जौ। अच्छा, चम्मच आप जैसे सालन वाला भी भर के डालेंगे ना, जौ का आब है जो खुद ही आपका वेट रिडक्शन के लिए, आपको ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये और यही सफ़ेद रेमेडी, जीरा भी 1 चम्मच, मतलब कि ऐसे उठाना है तो 1 टीस्पून की टीस्पून तरह आ होता है, जाता है। वो आपने डालना है। सफ़ेद जीरा। अच्छा, ये अगर रेमेडी आपने सपोज नहीं की, जिनको थोड़ा टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए या साल हो गया, वो भी कर सकते हैं तो उनका वेट लॉस होगा? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। उनके लिए है फिर आप, मैं आपको आज कैबेज की एक बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ। उसको जो कहते हैं ना, वो मेरी ज़बान से निकलता कैबेज नहीं है। नहीं, कैबेज सूप नहीं, उसको हम करते प्री एंड प्रोबायोटिक उसमें भर देते हैं और उसका विटामिन सी को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। 7 दिन में बन जाता है। आपको मैं सिखा देती हूँ आपने करना क्या है, और जो मेरी सीक्रेट है रेसिपी है उसमें वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि अपने यूट्यूब पे अभी तक नहीं डाला, आज डालना है। अच्छा, हाँ, तो ये हमारे शो से जो है वो बिल्किस आपा की सीक्रेट रेसिपी आज रिवील होने जा रही है। देखिए, आपने लेना है मतलब कि आपने कैबेज लिया, कोई भी कलर हो, बंद गोभी कोई सा भी ले लें, कोई भी कलर हो। अगर वो 1 किलो है तो उसमें 2 ग्राम नमक डालना है। ये देखिए, जिस तरह बताया जाए उसी तरह करना है। 2 ग्राम आपने नमक डालना है। 1 सेब, चाहे वो लाल हो या हरा, हरा सेब बहुत ज़बरदस्त है, और हरा और खट्टा बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस सेब के बीज नहीं जाने चाहिए, बाकी पूरा सेब होगा। बीज निकालने सेब अच्छा, के। आपने उसको क्या करना है, जो हमारा बंद गोभी उसको अच्छी तरीके से चॉप करना है। चॉप करने के बाद बड़ा बॉल या तसला ले लें, जिसमें नमक डालने के बाद उसको ऐसे करके, जैसे हम आटा गूंथते ऐसे आपने गूंथना मसलना है, मसलना है, basically। इतना मसलना है, इतना मसलना है कि जो उसका नमक जो है वो उसके साथ मिल जाए, कैबेज के साथ मिलने के बाद उसका पानी छूट जाए। उसके बाद आपने शीशे की जार में इसको भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है, ठूस ठूस के भरना है कि पानी ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो आपने 1 सेब जो है उसको भी ग्राइंड करके डालना है, सेब का पेस्ट बना के डालना है, ग्राइंड करके, और फिर दोबारा उसको ना जो ना मिक्स करना है, शीशे की जार में ही मिक्स करना है। आप ये नहीं बोलेगा पहले आपने पानी अलग करवा दिया, इसका प्रोसेस ऐसे ही है। पहले कैबेज का पानी अलग होगा, फिर इसमें सेब जाएगा, फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद 1 कैबेज का पत्ता लेकर, जो पानी आपका आ गया ऊपर, उसके ऊपर रख के उसके बाद ढक्कन बंद करना है। सही। 3 दिन बाद आप इसको खोलेंगे, 3-4 दिन के बाद आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद आप देखेंगे कि जो पत्ता जो है उसने भी कलर चेंज कर लिया है, उसमें से आपको सिरके की आ रही है। ये रखना कहाँ पे, ठंडी जगह पे रखना है आपने या इसको नॉर्मल आप कैबिनेट किचन कैबिनेट में रख दे, इसको गर्म ठंडा जगह का नहीं, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। अच्छा, जब इसको आप रखेंगे तो थोड़ा सा इसका ढक्कन जो है ना टाइट बंद नहीं करना है, और नीचे तसला रखना है, क्योंकि इसका पानी उबल उबल के बाहर आएगा तो तसले में गिरे, आपकी कैबिनेट वगैरह ख़राब ना हो। सही। जब आप इस तरह कर लेंगे, 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी कीमती चीज़ मिल जाएगी जो प्री एंड प्रोबायोटिक होगी, और आपको जो है ना कैबेज में जो है ना का विटामिन सी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ये बेस्ट फैट कटर और लीवर टॉनिक है, जिगर की जो है दवा है। आप ये करके देखिएगा, और फिर आप इसको अपने किसी भी सूप में डाल लें, वैसे ही खा लें, दिन में 2 से 3 बार खा लें। कितना चम्मच खाना है ये इतना मज़े का होता है, इतना क्रिस्पी होता है कि आपका हाथ नहीं रुकता, और इतना खट्टा हो जाता है। अच्छा। मगर आपने खाना है जिस तरह के ना, आपने बनाना भी ऐसा नहीं कि एक दफ़ा बना के साल भर का रख लें, नहीं, आपने बनाते रहना है, इस्तेमाल करते रहना है। सही। तो आप ये इस्तेमाल करें, देखिए कितना फर्क बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आयशा, आप मुझे बताइए कि हमें डाइट प्लान बताइए कि प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको वेट कम करना है तो क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए हमें? अच्छा, हम बेबी के हिसाब से अपनी टाइम को सेट कर लें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको महसूस होता है कि आपका बच्चा जो है, आप अपने बेबी के हिसाब से अपने टाइमिंग्स को सेट कर लें। फॉर इंस्टेंस, कुछ लोगों का जो बेबी होता है वो दिन में जाग रहा होता है और रात में सो रहा होता है, तो वो बहुत लकी वंस होती हैं, और बहुत कम होते हैं। हाँ, वो बहुत लकी वंस होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर तो यही कंप्लेंट कर रही होती हैं कि नहीं होता, और वो रात में जगा रहा होता है और वो होता है।
और कुछ होती हैं जो वो इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि वो उसको अपने हिसाब से ट्यून कर लेती हैं, कुछ दिन प्रॉब्लम होती है और फिर उसको वो दिन में जगाती हैं और रात में अपने साथ करती हैं। तो वो जिस वक्त उनका बच्चा दिन में जाग रहा होता है वो अपना प्लान उसी हिसाब से सेट करें और रात में फिर वो उसके साथ में सोएं। सही। जिस डाइट प्लान की तरफ हम बिल्कुल आते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करने के लिए आपको क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आयशा हमें बता रही हैं डाइट प्लान। जी अच्छा, उसमें मैं बता रही थी कि जो हमारा प्रेगनेंसी के बाद के वेट लॉस का डाइट प्लान हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा टाइम है जिसमें हमारा बेबी अवेक है, उसी में ऑब्वियसली हमें अवेक भी रहना है और हमें बेबी को लुक आफ्टर भी करना है। एंड द पर्पज़ इज़ दैट वी वांट टू लूज़ वेट। तो हम उसी के दरमियान अपनी विंडो बना लें, ठीक है। वो हमारी कहलाएगी इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो। जिस वक्त ये विंडो बंद हो जाती है हम लिक्विड्स ले सकते हैं, लाइक वी कैन गो फॉर ग्रीन टीज़, हम कॉफ़ी भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, और वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये जो हमारी विंडो होगी उसमें हम जैसे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा तो कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी डिलीवरी हुई है तो देसी घी के तुम पराठे खाओ और पंजीरी लो और बटर। प्लीज़ डोंट डू दैट, यू विल पुट ऑन मोर वेट। तो आप ब्राउन ब्रेड ले लें, ठीक है, कोई भी टोस्ट ले लें, अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। जितना आपका मसल मास बढ़ता है उतना आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, ठीक है। आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जो डिलीवरी के बाद वीक हो जाते हैं, आपकी बॉडी अच्छी शेप में आएगी एंड यू विल फील बेटर। सही। तो प्रोटीन लेना है, ठीक है। आपने ये ले लिया, साथ में चाय हमारे यहाँ लेनी पड़ती है आपको, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी देर के बाद आप खेलते खेलते सारे काम करते हुए आप एक फ्रूट ले लें, ठीक है, ग्रीन टी ले लें, हर्बल टी ले लें। लंच में जो है आपने चपाती के साथ में एक टाइम पे दाल सब्ज़ी लें, अगर दोपहर में दाल सब्ज़ी है, और उसके बाद शाम में आप थोड़ी सी वॉक करें, ये वाली एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, इसमें मैट पे उल्टा लेट के और लेग को क्रॉस करके सिजर बना के और उसको सिजर की तरह मूव करें। इससे भी आपका जो पेट है बहुत अच्छा सेटल होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होता है। मसल स्ट्रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, नॉट द सी सेक्शन। सही, ठीक है। शाम में आपने कुछ बिस्किट्स ले लिए, कोई फ्रूट दोबारा ले लिया। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती है, वीटेबल्स, शुगर से बनता है। वीटेबल्स, शुगर फ्री। और चूंकि दोपहर में आपने चपाती ली है तो रात में आपने बगैर तेल वाले राइस ले लिया, उसकी आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। यानी कि भगारे हुए चावल नहीं, भगारे में आप बॉइल्ड राइस ले लें। हाँ, और रात में प्रोटीन ले लें, लाइक दोपहर में दाल सब्जी थी विद द चपाती, उसका साइज डीवीडी के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, एक डीवीडी के बराबर, डीवीडी का इतना साइज होता है। तो रात में फिर आपने नॉन भगारे हुए राइस ले लिए और उसके साथ प्रोटीन में हमारा हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश रख लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे। उसमें आप चिकन 2 दफ़ा रख लें, मटन ज़रूर रखें ताकि आपको फिर अच्छा प्रोटीन मिले, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हों जो बेबी की डिलीवरी के बाद लूज़ हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। अच्छा, ये आपकी फास्टिंग की विंडो जब क्लोज़ हो जाती है तो रात में आप गर्म दूध ले लें, उसमें पिंच हल्दी डालें। आप क्या प्रेफर करती हैं कि डिनर कितने बजे तक कर लेना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम आपका डिनर 8 o'clock आपकी विंडो क्लोज हो जाए, बहुत लेट इसको ना लेके जाएं। उसमें फिर ये होता है कि जितना आप लेट खाते रहते हैं उसके बाद आपका ये होता है कि वेट लॉस नहीं होता। आपको सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटा पहले अपना कंप्लीट कर देना चाहिए डिनर। अच्छा, 2 घंटे पहले कि कुछ लोग कहते हैं कि 5 घंटे आपको सोने से पहले कम से कम डिनर कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं 10 बजे आपको सुला रही हूँ, लाइक 10 बजे बेड टाइम है। अगर आपका 12 o'clock जो है बेड टाइम है तो फिर आप 7 o'clock तक कर दें, उसको कंप्लीट कर दें। सही। आप क्या कहेंगी इसमें डॉक्टर विकी? हाँ बिल्कुल, देखिए वो खाने पे डिपेंड करता है, खाया क्या है, उसका हजम होने का टाइम कितना है। तो ये है कि 2 से 5 घंटे तक आप उसके बाद ही बिस्तर पे जाना चाहिए। अच्छा, और नेचुरोपैथ में आप क्या कहती हैं? नेचुरोपैथ में यही आप कहेंगी कि डाइट प्लान हमें ऐसे ही रखना चाहिए या फिर आप कुछ अलग इसमें बताएंगे? देखिए, डॉक्टर आयशा ने बिल्कुल सही कहा है, नेचुरोपैथी में भी यही है कि मैं ये कहती हूँ कि शुगर जितना कम कर दो, ऑयल जितना कम कर दो, वेट जल्दी गिरेगा। प्रोटीन जितना ज़्यादा लो, शुगर और वो कम कर दो, आपका वेट। देखिए, हमारे मसला ये है ना कि हम सब्जियां भी जो बनाते हैं वो तेल में तैर रही होती हैं, उनकी इतनी भुनाई करते हैं, हम भून देते हैं, तो बेचारी वो मर जाती हैं, ऐसे हिल रही होती हैं। सब्जियों का ना जब तक क्रंच नहीं आए ना, वो आप ज़्यादा बेहतर मुझसे समझती हैं कि बहुत अच्छी शेफ़ हैं आप, कि जब तक हम कहीं पे भी अगर होटलिंग भी करते हैं, जो हम खा रहे होते हैं उसके क्रंच हमें अच्छा लग रहा होता है। जब हम घर में खा रहे होते हैं
तो वो ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई मलाई बना दी। मलाई बना दी, बिल्कुल तो ये सही ना कह रही हैं। करें, कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना तो कलर डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। जनाब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। और चलें कोई बात नहीं, आज कॉल लग गई फाइनली आपकी। जी, डॉक्टर बलकीस से बात करनी है। जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं डॉक्टर बलकीस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको तो हम रोजाना देखते हैं, आप किसी भी शो में जाती है, हम आपका शो मिस नहीं करते। असल में मेरे पिंपल्स के बारे में पूछना है। आप पिंडी में रहती हैं? जी, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में कल और परसों में रावलपिंडी मेरा सैटेलाइट टाउन में जो क्लिनिक है मैं वहीं आ रही हूँ। आप आना चाहें आ सैटेलाइट सकते टाउन हैं। में? जी सैटेलाइट टाउन में, जी राबी सेंटर कोशिश के करेंगे पास। कि नहीं अभी आप पूछ लें, कोई बात नहीं। मैं मतलब कि आप पिंडी से फ़ोन था तो मैंने बता दिया, लेकिन आप पूछें क्या पूछ रहे मैंने हैं। ये पूछना है कि मेरी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव और ड्राई स्किन है और वाइट हेयर ब्लैक हेयर बहुत ज्यादा है। अंदर को रिमूव करती हूँ तो पिंपल्स निकल आते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा और एक मेरी छोटी बहन है, उसकी एज अभी 16 ईयर है, उसके कुछ भी नहीं लगाती और उसके मुंह बिल्कुल स्किन साफ है लेकिन पिंपल्स निकलते हैं। तो पिंपल्स प्लीज कोई रेमेडी बताइए। जी बिल्कुल मैं रेमेडी बता देती हूँ। गाजर आए हुए हैं, विटामिन ए का ख़जाना है। आपने गाजर को क्रश करके जो उसका पानी निकलता है वो चेहरे पे लगाने लगें। रात को सोने से पहले लौकी का तेल लगाएं क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ड्राई स्किन पे एक्ने निकल रही है। और एक बूटी आती है सुमलो बूटी, 5 ग्राम लेके गर्म दूध में डाल के असर के वक्त पी लीजिए तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें फिर हिस्ट्री होती है कि कॉन्स्टिपेशन है नहीं है, जो आपकी एक्नी है वो आपकी ख़ानदानी है या एक्नी वल्गेरियस है, क्या मसला है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ों के साथ फिर अद्वियात का तयन किया जा सकता है, लेकिन होम रेमेडी के तौर पे आप ये कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और अपनी बहन को भी जैसे मैंने आपको लगाने के लिए बताया वो लगवाइएगा तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्कीस एंड थैंक यू सो मच आयशा, आपने अच्छा डाइट प्लान हमारे साथ शेयर किया एंड आई होप हमारी बहनें जो हैं ये डाइट प्लान फॉलो करें और डॉक्टर बिल्कीस का जो प्रोबायोटिक का जो नुस्खा उन्होंने बताया शेयर किया हमारे साथ, आप वो आजमाइए, डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको इफाका होगा। और आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि आपको पता है आज हमारे मेहमान कौन है मुस्कुराती मॉर्निंग में। अगर आप हमारे डिजिटल मीडिया को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत से दिलों की धड़कन है, लोग बहुत चाहते हैं उनको और कई ड्रामों में और फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। और कौन है वो, तो ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे असफर से, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने नाम अनाउंस किया था लेकिन आधा थोड़ा सस्पेंस छोड़ा था मैंने कि हमारे साथ असफर मौजूद हैं, लेकिन कौन से वाले असफर हैं, इंडस्ट्री में इतने सारे असफर हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ वेलकम कीजिए द मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड असफर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। असफर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, असफर रहमान के हैंडसम रहने का क्या राज है? देखिए, राज सिर्फ आई थिंक 3 राज है। 3 राज है? हाँ, जो कि आज मैं TV1 जो कि इज सो क्लोज टू माय हार्ट, दिस चैनल, मैं तीनों राज आपको बताना चाहता हूँ। पहला राज तो ये है कि आप एक पॉजिटिव आउटलुक ज़रूर रखें ज़िंदगी की तरफ। आई थिंक खुश रहने के बहाने ढूंढें, ट्राई टू स्टे हैप्पी एज मच एज यू कैन। मुझे लगता है फॉरगिव एंड फॉरगेट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। सही। कुछ बुरा होता है, कोई बुरा करता है, भूलें, माफ़ करें और आगे बढ़ जाए। आई थिंक ये सबसे अच्छा रिवेंज भी यही होता है कि आप भूल के आगे बढ़ जाए। दूसरी जो चीज़ है कि कुछ भी हो जाए, अपना एक फिटनेस जो रूटीन है वो ना छोड़ें। वो आप नहीं छोड़ते? वो मैं नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू नो। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके वो बॉडी बिल्डर बन जाएं, बट यू नो यू शुड हैव सम रूटीन। आइदर यू रन फॉर एन आवर या आप आधे घंटे के लिए कुछ भी करें, आप 1-1.5 घंटे के लिए ना अकेले होके अपने साथ वो वक्त ज़रूर गुजारें। और फिर उसके अलावा जो चीज़ें रह जाती हैं उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो सब कर देते हैं। वो सब कर देते हैं, वो बाकी सब कर तो देते हैं। इतने सख्त रूटीन की बात ना, टफ रूटीन होता है आपका, ड्रामाज हैं, मूवीज़ भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको फिटनेस के लिए टाइम मिल जाता है? बिल्कुल। मैं एक बात बताऊँ, मैंने बड़ी ज़बरदस्त वर्दा एक चीज़ शुरू की है।
वो है आई ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नाउ। और मैं रात को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब लोगों को लोग नहीं समझते कि रात को जो सोना है वो आपको कितनी सेहत दे सकता है। इफ़ यू स्लीप एट नाइट एट द राइट टाइम, चले आप 12, 1, 2 बजे भी सो जाते हैं, जो अब बगैर सूरज के टाइम में जब आप सोते हैं, आई थिंक दैट रियली गिव्स यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी तो जरूर देता है, एंड दैट गिव्स यू हेल्थ आल्सो। आपकी बॉडी हील करती है रात में। एग्जैक्टली वही रात की नींद कहते हैं ना कि रात की 8 घंटे की जो नींद है ना, वो आपको तमाम बीमारियों से भी महफूज रखती है, वरना आपको डिफरेंट बीमारियों में जो है मुब्तला हो जाता है इंसान। अच्छा असफर, में ये बताइए कि शोबिस में आने से पहले आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो फिर कैसे अचानक से शोबिस में आना हुआ? दिन थे वो। अपना क्यों जबरदस्ती कर रहे थे? जबरदस्ती नहीं, मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो, अब तो मेरे ख्याल से वर्दा इतनी एक अवेयरनेस आ गई है, एंड यू नो पेरेंट्स हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड कि इतनी सारी और फील्ड्स भी होती हैं। क्योंकि मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको शायद सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्ट अकाउंटेंट, क्योंकि माय फादर इज अ चार्ट अकाउंटेंट सर, तो वो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ ये था कि ये 4 चीज़ें और बस यही बस बनना है, यही दुनिया इसी में बनना है, और बस ही बना। एंड सेकेंडली मेरे भाई 2-3 चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, तो अब सोचिए कितने सारे चार्ट अकाउंट्स। आपके बड़े भाई भी सारे? मेरे बड़े भाई भी चार्ट अकाउंट्स। घर में कितने चार्ट अकाउंटेंट? वी हैव 3 चार्ट अकाउंट्स इन द हाउस, वी हैव 4 ब्रदर्स माशाल्लाह। लेकिन अब मैं जो था, तो आई ट्राइड बट आई कुडंट। तो एज दे से कि मैं, शौक नहीं था या फिर शुरू से इस तरफ रुझान था शोबिस की तरफ? नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं बताऊं, अब वो देखिए अपने फिल्म तारे ज़मीं पे, वो बच्चे नहीं, वो सब उड़ रहे होते हैं अल्फाज, आई स्वेयर मुझे ऐसा लगता था कि वो सब कुछ उड़ रहा है, वो डेबिट क्रेडिट उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। और आई सैल्यूट टू पीपल जो ये पढ़ लेते हैं, इट्स सो टफ। तो दैट्स ट्रू कि डेबिट क्रेडिट में ही फंस जाते हैं, बैलेंस शीट बनाना पूरा। अब मैं, पता है, मैं एक दिल वाला इंसान हूँ, आई एम नॉट टू कैलकुलेटिव ना, तो मुझे अब जिंदा दिल इंसान है, जिंदा दिल है। तो मुझसे वो हुआ नहीं, आई कुडंट डू इट। फिर मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से आई डिड माय बैचलर्स इन एडवर्टाइजिंग, एंड देन आई जॉइंड इनटू फ्लो एंड TV1। तो शोबिस में आना कैसे हुआ? सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट किया था आपने? सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने TV1 पे मैं आया था एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड। मैंने ग्रेजुएशन अपनी, बल्कि मेरे सेमेस्टर के कुछ आखिरी सेमेस्टर बचा था, तो मैंने और सिद्रा ने ज्वाइन किया था TV1, और उस वक्त TV1 लॉन्च हुआ नहीं था। सो यू नो हम लोग स्ट्रेटजीज बनाते थे प्रोग्राम्स की, और हमें अपॉइंट किया था टू डिज़ाइन अ मॉर्निंग शो। तो हम मॉर्निंग शो का कंटेंट और वो सब करते थे, एंड देन यू नो वी जस्ट इट सो हैपेंड एज से कि वी जस्ट प्लान दिस मॉर्निंग शो। और आपको पता है TV1 अपनी नौयत का एक बड़ा मखसूस चैनल, एक बड़ी मुख्तलिफ सोच का चैनल था उस वक्त भी, और अभी भी है। उस वक्त नहीं, उस वक्त के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ बढ़ता, क्योंकि अभी तो फिर भी होता है ना कि आइडियाज़ फ्लोट करके सभी अडॉप्ट कर लेते हैं। उस वक्त इस तरह था कि यू नो एक शो में 3 होस्ट होते थे, तो इट यूज्ड टू बी माई सेल्फ, सिद्रा, एंड मेरी एक दोस्त थी चाइनीज थी, वो सोफिया ची, शी इज़ इन लंदन नाउ। तो हम 3 एंकर्स एक गेस्ट को ग्रिल करते थे, एंड दिस वाज द मॉर्निंग शो, इट वाज कॉल्ड स्क्रैम्बल्ड एग्स, एंड इट वाज वे बैक इन 2006 एंड 5। तो यानी कि आप TV1 के पायनियर्स में से एक हैं। एब्सोल्युटली। I hosted the first transmission. I know that. So it's like a home channel. अभी मैं जब सारे colleagues वगैरह को मिल रहा था, सब आप आके feels great to be here. चलिए जी। असफर, आप हमेशा चिल मूड में पाए जाते हैं, हमेशा कूल और चिल, हंसते मुस्कुराते, तो इसकी क्या वजह, राज क्या है ये? मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था, आई थिंक इट्स यू नो योर पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। आप जिंदगी को हमेशा लाइटली लें, इतना सीरियस मत लें। नहीं तो कैसे करते हैं हम कि कभी गुस्सा तो आता होगा ना, इंसान है भाई, सबको गुस्सा आता है। गुस्सा मुझे सिर्फ एक चीज़ पे आता है। किस चीज़ पे? वो आता है जहालत पे। जहालत, आई कांट डील विद लो IQ एंड जहालत। कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं जब गुस्सा आता है आपको, क्या करते हैं? इग्नोर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गुस्सा है ना, वर्दा, जो गुस्सा है ना, मुझे लगता है कि वो एक, आपको पता है, वो एक जलता हुआ अंगारा है, वो आपने अपने पे ही रखना है। सही। तो बेहतर है आप ना रखें वो, यू नो, कि आपको इट विल हार्म यू ओनली। चलो मैं ब्रेक में आपसे क्लासेस लेती हूँ कि जब गुस्सा आया आपको तो कैसे अपने आप को अपने काम रखना है। मजीद गपशप करेंगे असफर रहमान के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ कहना चाह रहे हैं असफर? Sorry. क्या फील हुआ? कुछ डाउन द मेमोरी लेन। अच्छा, इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि तमाम लुक्स जो थे वो सब एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो
क्या आप आई थिंक चेंजिंग ट्रेंड्स, और दूसरा ये भी कि मैं बड़ा कॉन्शियसली मैं डिज़ाइनर्स का भी शूट्स करता रहता हूँ ना मॉडलिंग के, तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू कीप अप विद चेंजिंग ट्रेंड्स, आप एक ही लुक में नहीं फंस जाते। सही, तो आप बहुत कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेके, जहाँ तक हमें पता चला है आप बहुत कॉन्शियस हैं हर चीज़ के लिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टाइलिस्ट आपको लुक दे रहा है, आपने नहीं मेरे बाल इसमें ऐसे नहीं अच्छे लग रहे, या नहीं, मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा होता है कि यू शुड यूज़ योर सेल्फ एज अ क्लीन स्लेट, कि जिसको आपको जो जैसे करना चाह रहा है वो वैसे करे, तो आपका आई थिंक आपके अंदर आई थिंक एक वैरायटी तभी आती है जब लोग आपको लोग एक डिफरेंट चीजें आपके साथ करते रहे। पर मजा भी तभी आता है ना कि जब आप इस फील्ड में होते हैं तो आई थिंक हमारी फील्ड की जो एक्स फैक्टर वो वैरायटी तो है। एग्जैक्टली, आप कभी भी एक चीज में नहीं रह सकते, बोर हो जाएंगे, लोग भी बोर हो जाएंगे, आप खुद भी बोर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने लुक से खुद ही बोर हो गए कि भाई मैं थक गया, यही लुक कैरी करके चेंज करो, कुछ नया चाहिए। होता है, बहुत दफा होता है। कभी जिस तरह होता है ना कि आपको एकदम से 2-3 बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, तो आप वो एक साथ ही शुरू कर देते हैं, तो आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि अब ये ख़त्म होते हुए तकरीबन 8-9 महीने तो लग जाएंगे। तो अब वो ही लुक चलता रहता है। देन यू हैव टू वेट फॉर ऑल दोज प्रोजेक्ट्स टू एंड, फिर आप लोग चेंज करने का टाइम लेके फिर कुछ शुरू करते हैं, फिर कोई नया प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो अभी रिसेंटली आपके 2 प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे थे और अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, एक तो डोर और आखिर कब तक, और दोनों में आपने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, तो एक कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और दोनों में अलग अलग ना, और डोर में तो बहुत ज़बरदस्त, डोर तो बहुत मुश्किल ड्रामा था, और हैट्स ऑफ टू साजिद गुल एंड मजहर मोइन एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन हाउस हेवन स्काई, उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त, आई थिंक एक तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था वो, एंड सेकेंडली आई थिंक मजहर मोइन बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है, वो बड़ी एक बारीकी से काम करते हैं। सेकेंडली वो वर्दा, पता है आई रियलाइज वन थिंग वाइल डूइंग दैट प्रोजेक्ट, आप जब करते हैं तो आपको बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। वो एक डिसेबल्ड आदमी की कहानी थी और हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, हम लोग इतने कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। सेहतमंद होना और अपने हाथ पैरों को इस्तेमाल करते रहना अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी बड़ी अल्लाह मियां की ब्लेसिंग है, एक नेमत है ये, जिसको हम ऐसी जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट यू डोंट रियलाइज कि अगर एक हाथ, इवन एक उंगली आपकी ना काम कर रही हो तो एक कितनी बड़ी चीज़ है। बट वो जो डोर का कैरेक्टर था, इट हैड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। उन्होंने ये उसमें दिखाया था कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही अच्छे इंसान हों, ज़रूरी नहीं, उनकी भी डिज़ायर्स होती हैं, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका माइंड बड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इट वाज सच अ टफ कैरेक्टर, I hope I did well. And you did it really very well. Seriously, thank you hats so off to you. much. मैंने वो देखा है प्ले, डेफिनेटली आप सबने देखा होगा, और उसमें आपका कैरेक्टर दैट वाज ऑसम एंड यू आपने जस्टिस किया है उस कैरेक्टर के साथ, आई मस्ट से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप कैरेक्टर जैसे आपको मिलते हैं, आप क्या देख के जो है वो कोई भी ड्रामा या कोई मूवी की सिलेक्शन करते हैं? देखिए, 2 चीज़ें, मैं तो हमेशा हीरोइन देखता हूँ मजाक कर रहा हूँ, मैं हमेशा 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो सबसे पहले तो कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि व्हाट आई हैव टू ऑफर, आपका क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या कैरेक्टर है, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल ना, एक तो वो ज़रूर मैं देखता हूँ। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्दा, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, वो सारे एस्थेटिक्स डिजाइन करते हैं, वो मतलब ही इज द कैप्टन, यू हैव टू लिसन टू हिम एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको ये देखना होता है कि उनको कितना अच्छा काम आता है, वो कैसे आपके अंदर से आपकी एक्टिंग को निकालते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में हमारी इंडस्ट्री की, जिसको आप कहेंगे कि असल हीरोइन कौन है? आई थिंक कि जो वर्ड है ना हीरोइन, वो टू बी रियली ऑनेस्ट वर्दा, ये एक सिनेमैटिक वर्ड है, एक हीरोइन है। टेलीविजन पे एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक जो हीरोइन लफ्ज़ है ना, ये फिल्म की हीरोइंस होती हैं, हीरोइन। आई थिंक मुझे लगता है जो हीरोइन की डेफिनेशन है हमारे मुल्क में, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट्स महविश हयात। हाँ, आई थिंक कम्प्लीटली इन ऑल एंगल्स। आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी एंड शी इज़ ग्रेट इन डांस एंड एक्टिंग, यू हैव टू बी एन ऑल राउंडर टू बी अ हीरोइन। और हम जब हीरोइन का लफ्ज़ सुनते हैं तो दिमाग में इमीडिएटली आपके बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आती हैं, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, दीज वर हीरोइंस ना, तो करीना कपूर इज अ हीरोइन, दीपिका एंड ऑल। सो आई थिंक इन पाकिस्तान इफ यू, आई थिंक माहिरा इज फैंटास्टिक, सबा इज फैंटास्टिक, सबा कमर एंड महविश, so I think these 3 girls are heroines in this country.
तो असफर, आपको नहीं लगता कि हमारी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे ड्रामा की जो हीरोइंस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वही सेम मूवी में भी कास्ट किए जाते हैं, जबकि बॉलीवुड की बात करें तो उनकी दोनों इंडस्ट्रीज अलग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं और मूवी के बिल्कुल अलग हैं। वरना उसकी वजह ये भी है कि देखें वहाँ पर ना, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, वहाँ पर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। उनकी डायनामिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, उनका टेलीविजन भी टोटली डिफरेंट है, एंड दे आर नॉट बैंकिंग ऑन आइदर। हम लोग क्या करते हैं, वी बैंक ऑन टेलीविजन एक्टर्स। लेकिन टैलेंट की कमी तो हमारे यहाँ भी नहीं है। नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त बात बताता हूँ। आई थिंक बिग स्क्रीन की जो डायनामिक्स है ना एक्टर्स की और लड़कियों की, उनकी बॉडी लैंग्वेज की, आई थिंक वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग बड़ा फंस जाते हैं कि हर चीज़ को क्रिटिकल एक्लेम मिले, हर चीज़ के बारे में लिखा जाए, ये वो, जबकि कमर्शियल मूवीज़ भी होती हैं और कमर्शियल मूवीज़ आर एंटरटेनर्स जिनके अंदर क्रिटिक्स इतना खुश नहीं होते। यू नो, दे आर आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स एंड आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट फिल्म्स, जो कि होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज दे आर मनी स्पिनर्स। अगर आप फिल्म इस तरह की बना देंगे जो एक ड्राइड सब्जेक्ट होगा और बहुत शानदार एक्टिंग होगी, उसके बारे में 6-7 लोग अच्छा तो लिख देंगे, लेकिन वो बिजनेस नहीं करेगी ना। और इंडस्ट्री सर्वाइव करने के लिए यू नीड बिजनेस, कि पैसा तो आना चाहिए। पैसा, मनी स्पिनर्स होती है एंटरटेनर्स, जो कॉमेडी या जो नाच गाने की फिल्में होती हैं। सो ये हम लोग ये इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, फंस जाते हैं हम लोग कि क्या करें क्या ना करें। हर चीज़ एक उनको एक देखनी पड़ती है, कंटेंट चाहिए। तो जनाब असफर के मशवरे जो है बहुत ही मज़े के होते हैं। ब्रेक के बाद हम इनसे मज़ीद मशवरे लेंगे, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ के लिए, तो स्टे विद अस। वाओ, क्या बात है भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब असफर से हम मजीद कुछ मशवरे लेते हैं। ये सारे लेटेस्ट आपके लुक्स थे ना? जी, ये लेटेस्ट शूट्स थे सारे। लेटेस्ट शूट्स थे, तकरीबन ये समझे इसी साल के थे। इसी साल के सारे थे। अच्छा, इतने डिफरेंट लुक्स सारे। उसके फैशन शोज के भी थे, फैशन शूट्स एंड ऑल दैट ना। सही, चलें जी, अब हम थोड़ा सा आपको जहमत देते हैं, आपसे हम मजीद मशवरे लेते हैं कि आप हमारे सेलिब्रिटी। एक्सरसाइज तो नहीं करनी है? नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं करवा रहे। आपने मशवरे देने हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ को, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, डन, बगैर किसी हिचकिचाहट के। बिल्कुल सही। SMD पे चलेगी पिक्चर्स और उन सेलिब्रिटीज़ के लिए आप जो है वो मशवरे देंगे। चलें जी, पिक्चर नंबर 1 क्या मशवरा देंगे आप? वजाहत, इनका बड़ा अच्छा शो आता है, इनका शो आता है, यू नो द शो ही डज, वॉइस ओवर मैन। इनको मैं कहूँगा उसमें थोड़ा हल्का हाथ रखे। हल्का हाथ आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग शोज ऑन वेब। तो हाँ, उसमें हल्का, मेरे शो, मेरी किस्त में हल्का हाथ रखे। अच्छा, आपकी वजह से मेरी एपिसोड में हल्का हाथ आपके एपिसोड में, वरना शो का नाम चेंज कर दें। द वॉइस ओवर मैन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो। अच्छा, आई लव इट। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। आहा, महविश को आई वुड वांट टू डू टीवी सीरियल। टीवी सीरीज मैं चाहता हूँ कोई टीवी सीरियल करे। अच्छा, टीवी सीरियल करे कोई। हाँ, इट्स बीन लॉन्ग, शी इज बीन अवे फ्रॉम टीवी। काफी टाइम हो गया अब जब से इन्होंने, आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, तब से उसके बाद इन्होंने सीरियल्स। आई थिंक महविश को एक सीरियल करना चाहिए। भाई महविश, आपको एक सीरियल करना चाहिए। ये मशवरा है आपके लिए असफर का। चलें जी, नेक्स्ट। आयशा happens to be one of my dearest, just like Mahvish, friends. हाँ, आयशा को, I think Aisha will make a great host. She's a great host. I think Aisha should have a talk show. Aisha का एक talk show होना चाहिए where she's doing heart to heart अच्छा with people. हाँ, एक हमने सुना है कि ये का हमें खबर मिली है सुनने की कि एक जगह कोई झगड़ा हुआ था आपका और आयशा आपके बिहाफ पे आके वहाँ पे लड़ी थी और आपने जो है वो काम डाउन किया था। आयशा मेरे लिए पता नहीं कहाँ शी इज ऑलवेज देयर टू टेक माय बैक। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो वो बताइए, वो सिनेरियो बताइए हमें, वो क्या हुआ था जहाँ पे उन्होंने झगड़ा किया था? खुद आई स्वेयर नहीं याद। ये क्या हुआ है? चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। आयशा खान I think she's doing great these days. I keep seeing her photographs and she's so dear to me. I wish her well.
मैं आपको चाहता लगता हूँ है ऐसा कि कुछ इन्हें अब रहे। दोबारा से वापस आना चाहिए ड्रामा मेरे वगैरह में? ख्याल से आयशा ने शी हैज़ हैड अ ग्रेट इनिंग इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक इसने इतना बेहतरीन काम किया हुआ है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी खूबसूरत है, और आई थिंक अब जो वो काम करी है वो बहुत मुश्किल है। ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बिकॉज आई एम अ फादर माई सेल्फ, बच्चे बड़े करना, उनकी तरबियत करना, इससे ज़्यादा मुश्किल काम मुश्किल कोई काम और नहीं, कोई नहीं। और आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन इसमें एक टाइम आता है जब बच्चे भी आपके थोड़े से ग्रोन अप हो जाते हैं, तो फिर आपको कम बैक अभी करना इसकी चाहिए। बेटी छोटी है, अच्छा, आई थिंक उसको भी टाइम है, बट शी चलें। इज़ डूइंग ग्रेट, आई विश हर वेल। चलें जी नेक्स्ट। बताइए, इनके लिए तो लाजमी कोई मशवरा बनता है। हानिया के लिए हानिया को मैं क्या मशवरा दूँ? हानिया, आई थिंक हानिया इज़ ग्रेट। मशवरा नहीं हुआ ये मशवरा नहीं हुआ। हानिया को मैं क्या मशवरा दूँ? आप टाइम ले लें, कोई मसला नहीं। आई थिंक इतनी गहरी सोच में डाल दिया हमने। I think Hani is great. I think she's doing good work. अच्छी वैरायटी ऑफ रोल्स करती है, और वो तो हम और सबको क्या कर पता है कि सकती बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मशवरा नहीं हुआ ये तो तारीफें हो गई। मैं बताऊँ, आई थिंक हानिया शुड हैव अ ट्रैवल ब्लॉग। अच्छा, हाँ, मैं इसको जिस तरह जानता हूँ ना, ये आई थिंक ये ये टेलीविजन में तो कैरेक्टर प्ले करती है, लेकिन ऑफ एयर शी इज सो लाइवली एंड इतनी अच्छी इसकी शख्सियत है। मुझे लगता है अगर कोई ट्रैवल ब्लॉग करेगी ना, एक ट्रैवल शो नहीं होता, गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग जगहों पे जाना, खाने ट्राई करना, ये वो, आई थिंक शी विल डू अ वंडरफुल जॉब। ट्रैवल ब्लॉग होना चाहिए। ट्रैवल ब्लॉग अच्छा, आप ये करना बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में अगर हानिया को किसी से शादी करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए? किसी शादी करनी चाहिए। ये भी तो एक मशवरा है ना भाई, ये भी मशवरा है। आपकी दोस्त है अच्छी। मेरे ख्याल से इस हानिया को इंडस्ट्री में से किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। किसी से भी नहीं। यानी इंडस्ट्री के बाहर कोई तलाश करना चाहिए। नहीं, आई थिंक जो उसको पसंद है उससे करे, बट आई थिंक शी शुड डू अ ट्रैवल शो। शी मेक अ ग्रेट ट्रैवल शो। अच्छा जी, चले, हानिया के लिए मशवरा हो चुका। नेक्स्ट आकिब ये भाई, आकिब इलियास। आकिब भाई शुड डू, आई थिंक आकिब भाई शुड स्टार्ट हिज ओन मेंस सैलून। मैन सैलून। हाँ, इनका फीमेल सैलून है जो कि काफी सक्सेसफुल काफी चल रहा है, ही बहुत शुड डू अ चल रहा है। मेंस सैलून नाउ। चलें जी, आकिब को अपना मेंस सैलून जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट इकरा। इकरा, she's very sweet. I think Ikra should do feature films. फीचर फिल्म्स। लेकिन अभी अगेन इनका बेबी बहुत छोटा है। इनका बेबी अभी छोटा है, हाँ। But I think Ikra will do great. नेक्स्ट मुझे लगता है मुझे इनसे कोई मशवरा लेना चाहिए। मीरा इज, किस हवाले से? आपको पता है, मैं आपको बताऊँ, आई थिंक मीरा इज प्रॉब्ली द ओनली एक्टर ये फिल्म एक्ट्रेसेस की लीग में, आई थिंक जो अभी तक उन्होंने वो अपना पॉपुलैरिटी रिटेन की हुई है। सही। उनकी वही सेंसेशनलिज्म और वही पॉपुलैरिटी अभी तक है। आई थिंक मीरा वुड बी ग्रेट फॉर अ टीवी सीरियल आल्सो। आई थिंक इनको भी अभी टीवी सीरियल फौरन करना चाहिए। अच्छा जी, मीरा जी को भी टीवी सीरियल करना चाहिए। आहा, इनको क्या मशवरा देंगे? इनको मैं कहूँगा कि आई थिंक अच्छा, आमिर जब भाई, पिक्चर आई तो एक्सप्रेशन किसी ने लिए थे इस पर के कैच किए? नहीं, मैं आपको बताऊँ, आई थिंक आमिर भाई शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई वॉच हिज शो, ही इज एंटरटेनिंग। अच्छा, अभी तो हमने ये भी सुना है ना कि रिसेंटली पाकिस्तान का बिग बॉस शो होस्ट करने वाले हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा अच्छा करेंगे। मुझे लगता है कि इनकी ये बहुत एंटरटेनिंग है। ये तो है, नो He's quite डाउट अबाउट इट, कोई 2 महीने बात ही नहीं है ना, इसमें। he is very बिल्कुल। entertaining। चलें जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं और मजीद मजे की गपशप करेंगे हम असफर के साथ। और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करने वाली हैं मुनीज़ा भी, और वो बनाएंगी असफर की फेवरेट डिश। वो क्या है ये जानिएगा ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आपने देख ही लिया है हमारे साथ मौजूद है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुनीज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो हमने सुना है आप असफर का फेवरेट खाना बना रही हैं। बिल्कुल, आज इनका फेवरेट खाना बन रहा है। ये आए हैं स्पेशल, हमारे गेस्ट हैं, तो इनके लिए स्पेशल खाना बनेगा इनका फेवरेट। थैंक यू सो मच। You're welcome। लजीज होना चाहिए। देखिए मार्क्स कटेंगे बस। अब मेरा कड़ा इम्तिहान है आज। हम अक्सर मुनीज़ा को इस तरह के इम्तिहानात में डालते रहते हैं। एवरी वीक ये मेरा इम्तिहान होता है, वो एग्ज़ाम होता है मेरा ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक
फर्स्ट डिवीजन में पास होती आई हूँ ना। आमीन। तो और मुझे आज क्या क्या है मेन्यू में आज बताएं। आज आपका फेवरेट खाना है शाही टुकड़े बन रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा वेरिएशन के साथ बना रहे हैं, शाही टुकड़े लजानिया, और साथ बन रहा है ये अब आप देखेंगे कि क्या शाही टुकड़े लजानिया। अब आप देखेंगे आज प्लीज क्या बीफ या चिकन तो नहीं नहीं प्लीज ये नहीं कीजिएगा। नहीं लेयरिंग करेंगे। केचप ऐड किया नहीं केचप भी नहीं, सरप्राइज अब हम रेसिपी सिखाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। और साथ बन रहा है क्रीमी मशरूम पास्ता। क्रीमी मशरूम पास्ता, वेरी नाइस। असफर आपको मशरूम पास्ता पसंद है? व्हाइट सॉस पास्ता कैसे ये पसंद आया कि आप तो इतना ज़्यादा खाने का ख्याल रखते देखिए वो हैं? कैसे पसंद आया, एक तो ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं जिस जगह जाता हूँ मैं वहीं का खाना खाता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना हर मुल्क जाके पाकिस्तानी खाना ढूंढ रहे होते हैं। मैं जाके वहाँ सोचता हूँ कि यहाँ क्या अच्छी चीज़ है, होना भी यही चाहिए। हलाल, ओनली हलाल। अच्छा। तो मैं देखता हूँ तो आई रियली लाइक्ड इटालियन फूड, आई रियली लाइक इट। जबरदस्त। इटालियन, वाओ। अच्छा, इटालियन भी आपको थोड़ा देसी स्टाइल में पसंद है या प्योर इटालियन? क्योंकि प्योर इटालियन जो है वो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल फ्लैट। अच्छा, मैंने तो पाकिस्तानी जो इटालियन कभी खाया है तो मैंने कोशिश तो यही की है कि वो बाय इटालियन शेफ्स ही हो, या यू नो, तो उस तरह का। अब देखते हैं मुनीसा ने इसमें क्या निहारी मसाला डाल के पास्ता बना। पाए मसाला नहीं, जैसे पाकिस्तानी चाइनीज होता है ना, इस तरह से पाकिस्तानी इटालियन भी होता है। पाकिस्तानी चाइनीज, हाँ आई नो व्हाट यू आर सेइंग, हाँ मुझे पता है। तो उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डल जाती है, हाँ, थोड़ा सा हाँ, ज़्यादा बिल्कुल। चिकन पाउडर डलता है, थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस मजीद हो जाते हैं। दरअसल हमारे टेस्ट बर्ड्स उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो करते उनके फ्लेवर्स हैं। हम लोग को वही स्पाइसी चटपटा चाहिए होता है, लेकिन अब की जो जनरेशन है ना उनके टेस्ट बर्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको इस तरह के फ्लेवर्स बड़े पसंद आ रहे हैं। जैसे सुशी है, अब देखिए कितना ट्रेंड में लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वरना पसंद कर रहे हैं। आपको पहले पसंद तो है जो सुशी? लव इट। है ना, जो खाते हैं ना उनको तो वाकई पसंद हाँ, होता है। मैं नहीं मैं आपको बताऊँ सुशी खाने का बेस्ट तरीका क्या है। आपको कोई अगर बताए बगैर खिला दे ना तो आप खा सकते हैं, और आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। अगर आपको पता हो तो लोग को कराहियत आती है या वो थोड़े डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं कि नहीं खा सकते, लेकिन अगर नहीं पता हो तो खा लेते हैं। नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मैंने खाया, मेरे घर में खाते हैं, मेरी फ्रेंड्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जब भी खाती हूँ ना मुझे मुंह में रखने के बाद आइडिया हो जाता है कि व्हाट आई एम ईटिंग एंड नो। दरअसल वो आपके यहाँ पे है, नहीं, वो आपके पता नहीं यहाँ क्यों पे हो सकता है। होता है। बहरहाल, खैर ये मुनीसा क्या बना रही है, मुझे रेसिपी बताएं सबसे पहले। मुझे ना क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये शाही टुकड़े लजानिया हाँ है क्या? शाही टुकड़े लजाने के लिए हमने क्या किया कि ब्रेड जो लेके उसको फ्राई कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और आपके पास अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोले तो आप पूरे पूरे ब्रेड के स्लाइसेस के साइड्स कट कर दें और वो आप फ्राई करके निकालें, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, दूध बॉईल करने रखा है, इसमें चीनी डाली है 2 टेबलस्पून, और ये तकरीबन 1 कप के जितना दूध है, ठीक है। ये हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। और साथ मैंने यहाँ क्या किया है कि 1 चम्मच 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया, उसमें मैंने खोया ऐड करा है, थोड़े से नट्स ऐड करे हैं। खोया कितना लिया आपने? खोया मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया है, ठीक है। और 12 स्लाइस जो है हमारे ब्रेड के थे, 250 ग्राम खोया लिया है हमने, और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने दूध ऐड करा है, ठीक है। ये समझे हमारी इसकी लेयरिंग लगेगी, जो हम कह रहे हैं ना शाही टुकड़े लजानिया, तो उसमें ये लेयरिंग लगेगी इसकी ना, तो ये बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसको मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क ऐड हो रहा है इसमें, जो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा करेगा और इसको क्रीमी टेक्सचर भी देगा और इसको मिठास भी देगा। असफर, आप खुद कुकिंग करने का शौक है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बेगम से फरमाइशें करते हैं? हाँ, बिकॉज उसको खाना अच्छा पकाना आता है। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो बहुत अच्छा बनाती है खाना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आई थिंक आई मेक वन ऑफ द बेस्ट ऑमलेट्स इन द वर्ल्ड। ओह माय, मुझे ऑमलेट्स बनाने का और खाने का बहुत शौक है। अंडे हैं हमारे पास सेट पे मौजूद। मैं चाहती हूँ मैं इसपर के हाथ का अभी ऑमलेट दूध का दूध और पानी का पानी करना मैं घर आके खाऊंगी, वरना जरूर। मैं मोस्ट बेगम को वेलकम। कॉल करके आई आके लव ना मैं आके ऑमलेट्स। खाऊंगी। अच्छा, कल हमारा ब्रेकफास्ट का हमने करा था, तो कल बुला लेते ना इनको ऑमलेट के लिए। हाँ, क्यों नहीं बुलाया? नहीं, अंडे कल के बाद कुछ है रखे फ्रिज में, देखो भाई अगर है तो लेके आओ नीचे। लेकिन मैं ऑमलेट्स बहुत अच्छे बनाता हूँ। आई मेक ग्रेट ऑमलेट्स। रेसिपी क्या है आपकी? मैं बेसिकली बहुत सारे लोग दूध ऐड करते हैं ऑमलेट में। आई ऐड फ्रेश क्रीम, और मैं जर्दी को और जो वाइट होता है उसको अलग अलग मैं बीट करता हूँ, बिल्कुल अलग अलग। और उसके बाद फिर बहुत फ्लफी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, बहुत हल्की आंच पे उसको छोड़ता हूँ। बट आई यूज अ लॉट ऑफ बटर इन इट, ऑयल में नहीं बनाता। आई यूज बटर। तो जाहिर है सारी जाहिर चीजें सी आप बात ऐसी है, यूज आप कर रहे हैं, तो और फ्लेवर तो flavor ये अच्छा आता है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनके, मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके तो वाइल इन द मिडिल ना मैं थोड़ा सा कुछ
अलग अलग चीजें ऐड कर दूंगा, बेसिल ऐड कर दूंगा, हाँ, ये या herbs से बहुत कभी कभी टारागॉन Tarragon, कुछ I भी love tarragon. ऐड कर दिया थोड़ा सा। अच्छा फ्लेवर आता है अच्छा इससे बहुत ना, बेसिल से अच्छा फ्लेवर। जबरदस्त। अच्छा जी, ये हाँ, आदमियों की बोलिए। हाँ, खासियत होती है, वो कुछ भी होते हैं ना ऐड कर देते हैं और वो कुदरती वो चीज़ अच्छी बन जाती है। अच्छा मजे की बात बताओ, जब मैंने पहला ऑमलेट बनाया था ना, इट वाज सच अ डिजास्टर। उसमें मैंने पता है किया कि मैं ऑमलेट बनाया था, मैंने कहा उसको चेंज क्या करूँ, तो कल रात का कोई कीमा रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया था, ओके, तो वो कुछ अजीब सी चीज बन गई थी। लेकिन वो भी अच्छा ही लेकिन होगा, फिर इतना भी। बुरा नहीं तो होगा। उसे मैंने खाया था, मुझे पता है अच्छा नहीं था। लेकिन मर्दों के हाथ में भी जो है अपना ही एक अलग जायका होता है, और मैं ये चीज़ अग्री करती हूँ, तो वो हमें अच्छा लगता है, वो कुछ भी बनाए। जनाब इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आते ही मैं रैपिड फायर खेलूंगी असफर के साथ। सो कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और मेरा ब्रेक के दौरान भी एक ही सवाल था मुनीज़ा से, जब ये मुनीज़ा असेंबल कर रही थी शाही टुकड़े कि इसमें लजानिया कहाँ है। मुनीज़ा ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऑन एयर बताऊंगी, तो बताएं लजानिया कहाँ है इसमें। लजानिया अगर इसमें डालते तो फिर वही बात है कि चिकन और कीमा भी डालना पड़ता था, तो ये बस हमने एक नाम दिया है इसको अच्छा सा, क्योंकि ये लेयरिंग की है आपने, लेयरिंग करी है इसलिए। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया, लेयर कर दी। एक लास्ट फाइनल लेयर आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया था, दूध बॉयल किया था, उसमें चीनी डाली थी 2 टेबलस्पून 1 कप दूध में, और उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में हल करके मिक्स करके इसको इसके अंदर डाला, इसको थिक कर लिया है। ठीक है, इसको बंद कर लिया। इसमें जब हमने खोया डाला, कंडेंस मिल्क डाला, तो ये सारा इसमें खोया इसमें मेल्ट हुआ, और नट्स भी डालें आप, नट्स भी डालने हैं इसमें बिल्कुल। और इसको जो है ना हमने कुक करा, फ्लेम बंद करा, और इसमें मैंने क्रीम ऐड करके मिक्स कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, लेयरिंग दिखा दी हाँ, जल्दी से इसकी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके ऊपर ये ब्रेड की लेयर आ गई, ये मिल्क की लेयर आएगी इसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसको हमने बिल्कुल चिल करना है, फ्रिज में रखना है इसको लेयरिंग करने के बाद, और फिर इसको खाना है। ये हमने मिल्क की लेयर दे दी इसके ऊपर, और साथ इसमें अब ये जो खोया हमने ये खोए वाला बनाया है कंडेंस मिल्क, इसकी लेयर जाएगी पूरे पे। वाह, ठीक है, इस तरीके से। और तो ये हमारे शाही टुकड़े लजानिया बिल्कुल तैयार है इसी तरीके कितनी डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। नहीं असफर, कैसी लग रही है आपको देखने में? It looks delicious, मेरे तो मुंह में पानी आ चुका पानी आ रहा है। अभी इसको बस हम फौरन ठंडा करवाते हैं और आपको खिलाते हैं। नहीं, है। पूरी तो चाय में थोड़ी पत्ती ज्यादा डाली। कड़क चाय आपको चाहिए साथ में, लेकिन असफर ऐसे खाने को नहीं मिलेगा आपको, आपको देना पड़ेगा कुछ सवालात के जवाब। ओह ओके, सवाल स्टार्ट करें, रैपिड फायर। सही, इन सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद हम आपको चाय भी देंगे, शाही टुकड़े भी टेस्ट कराएंगे, और व्हाइट सॉस पास्ता भी खिलाएंगे। और राइट जी, तो तैयार हैं आप? चलें जी, मेरा पहला सवाल है आपसे असफर, ऐसा कोई पाकिस्तानी ड्रामा जिसको देख के आपको लगा हो कि काश ये कैरेक्टर मैं प्ले करता? काश ये कैरेक्टर मैं प्ले करता। पाकिस्तानी ड्रामा, रैपिड फायर है असफर। हाँ, आई नो शिट, ब्लैंक आउट कर गया मैं, आई एम सॉरी। आई थिंक मुझे प्यारे अफजल। प्यारे अफजल, हाँ, वो बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता था। आप आई करते थिंक काश। हाँ, आई थिंक प्यारे अफजल, वो हमजा वाला कैरेक्टर। ओह वाह, जब वो वाकई बहुत ज़बरदस्त बहुत कैरेक्टर था। अच्छा जी, अगला सवाल, वो एक्टर्स जो सोशल मीडिया लवर्स हैं, वो एक्टर जो सोशल मीडिया लवर्स हैं, उनके नाम बताइए। सो मेनी, एक दो के नाम बताइए कितने सारे सोशल मीडिया लवर्स जो एक्टर्स हैं। जो आपको लगता है कि हर वक्त आप खुद सोशल मीडिया पे हर वक्त इन रहते हैं? नहीं यार, इंस्टा पे तो रहता हूँ। अच्छा, और आई थिंक आयशा उमर एंड मावरा। ओके डन। अगला सवाल, अच्छा वो एक्टर्स जो सोशल मीडिया पे अक्सर तनकीद का निशाना बनते हैं? माहिरा, पुअर गर्ल। हाँ, माहिरा निशाना बनती है तनकीद का? हाँ, मतलब पीपल, वो बेचारी कुछ भी डालेगी, पीपल स्टार्ट कमेंटिंग, कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा वो लोग जो जानबूझकर लाइमलाइट में रहना चाहते हैं? वो लोग जो जानबूझकर लाइमलाइट में रहते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ देम। 2-3 नाम बताएं, 1-2। आई थिंक काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं जो कि अब इख्तिदार में नहीं है, वो लाइमलाइट में रहने के लिए जैसे काफ़ी चीज़ें करते हैं। जैसे आप नाम नहीं बता रहे, सुनो, फिर यहाँ फायरिंग हो जाएगी आपके दफ्तर के बाहर। अच्छा जी, जो जानबूझकर बर्गर बनते हैं? जो जानबूझकर बर्गर बनते हैं, इसमें भी कोई एक आध नाम ले लीजिए। हाँ, साहिर लोग। साहिर भाई बहुत बर्गर बनते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल, ये थोड़ा सा जो है
डिफ़िकल्ट है, आपको मैं इसको थोड़ा सा जो है डालूंगी। आपने इन दोनों को बताना है कि आप किसके लिए क्या चूज़ करेंगे। ये बताइए कि एक जगह बासी खाना रखा है और एक जगह फ्रेश ताज़ा खाना रखा है। आपके साथ दोनों आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक तरफ आयशा उमर है और महविश हयात हैं, तो किसको कौन सा खाना खिलाएंगे? एक को बासी खाना देना है और एक को ताज़ा देना है। देखिए ताज़ा तो मैं खुद खाऊंगा, इन दोनों को बासी दे दूंगा। ऑप्शन में ही नहीं है, आप ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों, ये क्या बात? 2 ऑप्शन है, महविश और आयशा। बासी किसको देंगे और ताज़ा किसको देंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी से। आयशा को ताज़ा खाना देना पड़ेगा, यू कांट फूल आयशा अच्छा विद फूड। महविश बेचारी बहुत अल्लाह तवक्कल पे चलती है, वो कुछ भी खा लेती है। ओए बेचारी महविश, चले जी। अच्छा जी, अब टाइटल आपको देने हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम, जो भी आपको समझ में आता है। मैं एक लाइन कहूँगी टाइटल और फिर आप कहेंगे कि किस पे सूट करता है, ठीक है जी? घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं। आप खुद। दुनिया से बेजार। दुनिया से बेजार। इस पे मैं मत कहिएगा, खुदा का वास्ता। क्या? दुनिया से बेजार। अल्लाह का शुक्र, बेजार बिल्कुल नहीं। दुनिया से बेजार कौन है? क्विकली पता, मुझे कुछ ऑप्शन तो देना, मुझे नाम ही नहीं आता। कोई भी यार, इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जो दुनिया से आपको लगता है बेजार हैं। जो मिल गया ठीक है, अच्छा जी, अपने अलग, जो कोई मिल गया बात ठीक नहीं। है। नहीं, कुछ भी कर लिया, जो भी कैरेक्टर मिल गया प्ले कर लिया, कोई बात नहीं। दुनिया से बेजार कौन है? अच्छा बुरा है, जैसा है, सब चलता है। जल्दी ब्रेक आ गया बस पर। ये आई डोंट नो कौन है दुनिया। चलें, अच्छा चलें सोचें इसके बारे में। अगला कर लेती हूँ मैं। छिचोरा नंबर 1। छिचोरा नंबर 1 ये छिचोरी नंबर 1। मुझे पता, ऑप्शंस दे तो मैं उसमें से चूज कर सकता हूँ। यार वजाहत रऊफ या ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। हाँ अच्छा जी, आई थिंक छिचोरा तो कौन होगा? छिचोरा आपको लगता है मैं बता दूं, आई टेल यू। अच्छा ही स्टिल थिंकिंग। चलें जी, जब तक असफर सोचते हैं, हमने बहुत इनको लगता है कि मुश्किल सवालात में डाल दिए, लेकिन इसके जवाब मैं लाजमी लूंगी इनसे ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक हम खेल रहे हैं रैपिड फायर असफर रहमान के साथ और उनको चाहिए थे कुछ ऑप्शंस। अब मैं दूंगी कुछ ऑप्शंस और लूंगी इनसे इन सवालों के जवाब। जी असफर, तैयार हो जाइए आप। दुनिया से बेजार, सनम सईद, अलीज़े या किंजा हाशमी? दुनिया से बेजार आई थिंक सनम सईद, बिकॉज़ शी इज अवे फ्रॉम इंस्टा, वो इतना डालती नहीं है। अच्छा चलें अगला सवाल। छिचोरा नंबर 1, ताहिर शाह या आमिर लियाकत? ताहिर शाह। पटाखा, मथीरा या वीना मलिक? वीना मलिक। आई लव वीना मलिक। Oh my God. So talented. She's amazing. I love वीना मलिक। जबरदस्त जी। अच्छा, टैलेंट की दुकान, फैसल कुरैशी या एहसन खान? Oof, this is so tough. थोड़ा टफ भी But होना I चाहिए। think फैसल कुरैशी। ऑलराइट, मोस्ट कंफ्यूजिंग इंसान, असफर रहमान या उशना शाह? इतने कंफ्यूज जितने अभी आप हुए हो ना। Most confusing मैं या उशना? I think दोनों 50-50। नहीं, एक क्विकली जल्दी। I think मैं। आज़ाद। उशना इतनी कंफ्यूज नहीं है। अग्रीड। है ना? हाँ, है ना? I get too ओके, confused। बेसुरा सिंगर, फवाद खान या जुनैद खान? बेसुरा सिंगर फवाद खान द एक्टर या जुनैद खान? आई थिंक फवाद खान। है? नहीं। वजह क्यों? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने फवाद के गाने काफी टाइम से सुने नहीं है, बट आई थिंक जुनैद इन कंपैरिजन आई थिंक जुनैद सिंग्स लाइव आल्सो वेल। कोई मशवरा आप देना चाहेंगे फवाद खान को? आई थिंक फवाद इज सच अ बिग फैंटास्टिक एक्टर, यू शुड एक्ट। अच्छा जी, एक तो हमारी टाइम का ना बड़ा मसला रहता है। चलें जी, लुक बिजी डू नथिंग। ऑप्शंस आपने कहा था आप खुद जवाब देंगे। चलें जी, मीरा। आपको लगता है मीरा? आपका जवाब ही बता रही हूँ मैं आपको। और ऑप्शन? मीरा और कौन बताएं। आपने कहा था कि आपका जवाब ही है या सैयद नूर? सैयद नूर साहब। लुक बिजी डू नथिंग।
Look busy, do nothing. I think. द मोस्ट कंफ्यूजिंग इंसान इज थिंकिंग थी हाँ. जवाब देने के बाद भी मुझे ब्रेक में अच्छा जी, आखिरी सवाल, सच्चा आशिक? I think सच्चा आशिक is फलक. फलक. हाँ, फलक and Sara. I think it's so cute, माशाल्लाह. एक रोज आता है हर पोस्ट पे. I think फलक is सच्चा आशिक. चलें जी, रैपिड फायर कंप्लीट हुए. शाही टुकड़े कहाँ हैं? कहाँ है शाही टुकड़े? आ रहे हैं, रेडी रास्ते ऑलमोस्ट में हो गया है. पास्ता हम ऐड कर रहे हैं इसमें और ये हमारा डन हो गया है. ओके, चलें जी, मैं उठ के आती हूँ, मैं थोड़ा शाही टुकड़े लेके आऊँ. भाई सवालों के जवाब दिए हैं तो थोड़ा सा कुछ तो तो मिलना बनता है ना, चाहिए. बनता है, कुछ तो मिलना चाहिए, राइट? मुझे लगता है खाने से पहले मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए. अच्छा जी, मुझे स्पून दीजिए ताकि मैं असफर को टेस्ट करवाऊँ. दीजिए. मैं यहीं से निकाल लेती हूँ असफर आपके लिए, कि वहाँ तक लेके जाऊँगी. थोड़े से गरम है, बट आई एम श्योर हमने आपको गरम शाही टुकड़े खिलाए. गरम शाही टुकड़े कभी कभी चलता है, नो प्रॉब्लम. शाही टुकड़े. ये शाही टुकड़े लजानिया, ओह, टेस्ट कीजिए. Thank रैपिड फायर का जवाब दिया है, वो भी इतना सोच के. रैपिड फायर मुझे वैसे मैंने वाकई नहीं कहा लगा. कुछ तो बोलना ही है. चलें जी, शॉट बनाइए असफर का, एक्सप्रेशंस आने चाहिए. How nice. जी. And it's crunchy also. चलो. चलें जी, जल्दी टेस्ट कीजिए. बिस्मिल्लाह. और थैंक यू सो मच मुनीज़ा. यू वेलकम. ये क्या बनाया मुनीजा? थैंक यू, वापस करो मुनीज़ा. यूजुअली लोग कहते हैं अरे वाह मजा आ गया. मेरे को डिफरेंट आपको देना चाहिए. चलें जी, थैंक यू. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच मुनीज़ा, इतने अच्छे शाही टुकड़े बनाने के लिए. असफर की पसंद किया. असफर, थैंक यू सो मच. Thank you, Varda. I had a lovely time. Same here, same here. You're doing a great job. I wish you all the best. Thank you so much. TV1 is a So home kind channel of you. and it's always a pleasure to be here. मेरी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं TV1 के लिए, मुस्कुराती मॉर्निंग के लिए. For you, you're doing such a good job. Thank you so much. और मैं चाहता हूँ कि ये शो चलता रहे. और आमीन, एंड so गो, आमीन, इंशाल्लाह. आप पूरा 100% 360 एंटरटेनमेंट करें. क्रिटिक को छोड़ दो. जरूर जरूर. थैंक यू सो मच जनाब. इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है खत्म, लेकिन कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे. तो देखते रहिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग.